सास भी कभी बहू थी। सुमित्रा जब बहू थी तो सास के रोब दाब में दबी सहमी सी रहती थी। सोचा था सास बनेगी तो अपने सब अरमान पूरे कर लेगी, लेकिन सास बनकर भी बेचारी का दर्जा वहीं का वहीं रहा। क्या यह नई जमाने का दस्तूर था? सुमित्रा की आंखें खुली तो देखा कि दिन बहुत चढ़ाया था। वह हड़बड़ाकर उठी। अभी सास की तीखी पुकार कानों में पड़ी। अरे ओ महारानी, आज उठना नहीं है क्या? इतना सारा घर का काम कौन निपटाएगा? इतनी ही नवाबी थी तो अपने मायके से एक आध नौकर लेकर आना था ना, फिर उनका बड़बड़ाना शुरू हो जाएगा। इतने बच्चे जन कर धर दिए, इनको कौन संभालेगा? इनका बाप सारी चिंता छोड़कर परदेश में जा बैठा है। जाने कौन सी पढ़ाई शैतान की आंत की तरह जो ख़त्म ही नहीं हो रही, और अपने परिवार को ला पटका मेरे सिर। हम पहले ही अपने झंझटों से परेशान हैं, अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं, अब इनको भी देखो। सुमित्रा झटपट तैयार होकर रसोई की ओर दौड़ी। पहले चाय बनाकर घर के सब सदस्यों को पिलाई, फिर अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया। उनका नाश्ता पैक करके दिया। उन्हें स्कूल की बस में चढ़ाकर लौटी तो थक कर निढाल हो गई थी। अभी तक उसने एक घूंट चाय तक न पी थी। सच पूछो तो उसे चाय पीने की आदत ही न थी। बचपन से ही वह दूध की शौकीन थी। उसके मायके में घर में गायें भैंसें बंधी रहती थी। दही दूध की इफरात थी। जब वह ब्याह कर ससुराल आई तो उसने डरते डरते अपनी सास से कहा था, उसे चाय कॉफ़ी की आदत नहीं है, उसे दूध पीना अच्छा लगता है। सास ने मुंह बनाकर कहा था, दूध किसे अच्छा नहीं लगता भला, लेकिन शहरों में दूध खरीद कर पीना पड़ता है। यहाँ तुम्हारे ससुर की तनख्वाह में दूध वाले का बिल चुकाना भारी पड़ता है। बाल बच्चों को दूध मिल जाए तो वही गनीमत समझो। उसके बाद सुमित्रा की फिर मुंह खोलने की हिम्मत ही ना हुई थी। उसने कमर कस ली और काम में लग गई। घर में महाराजिन थी, पर जब वह काम से नागा करती तो सुमित्रा को उसका काम संभालना पड़ता था। मेहरी नहीं आई तो अब सब सुमित्रा का मुंह जोहते रहते और वह झाड़ू लेकर साफ सफाई में जुट जाती। घर में कई सदस्य थे। एक बेटी थी जो अपने परिवार के साथ मायके में ही जमी हुई थी। उसका पति घर जमाई था और सास का बेहद लाडला था। सुमित्रा के अलावा दो देवर देवरानियां भी थीं, पर वे बहुएं बड़े घर से आई थीं और सास की धौंस की वे बिल्कुल परवाह ना करती थीं। तकरीबन रोज़ ही वे खापी बंठन कर सैर सपाटे को चल देती। कभी मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर में फिल्म देखती तो कभी चाट पकौड़ी खाती। सुमित्रा का भी बड़ा मन करता था कि वह घूमे फिरे, पर इस शौक के लिए पैसा चाहिए था और वह उसके पास ना था। उसका पति डॉक्टरी पढ़ने के लिए लंदन यह कहकर गया था, तुम कुछ दिन यहीं मेरे माता पिता के पास रहो। तकलीफ़ तो होगी पर थोड़े ही समय के लिए। FRCS की पढ़ाई पूरी होगी तो और नौकरी लग जाएगी, मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा और फिर हमारे दिन फिर जाएंगे। सुमित्रा मान गई थी। इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं था। बच्चों की पढ़ाई की वजह से उसका शहर में रहना अनिवार्य था। उनके भविष्य का सोचकर वह तंगी में अपने दिन काट रही थी। सास ससुर ने एक मेहरबानी कर दी थी कि उसे अपने बच्चों समेत अपने घर में शरण दी थी, लेकिन वे उसे हाथ पे हाथ धरे ऐश करने नहीं दे सकते थे। सास तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी रहती, दिन भर उसके ऊपर आदेशों के कोड़े दागती रहती। वे उसके लिए खोज खोज कर काम निकालती। वह ज़रा सुस्ताने बैठते कि उसकी दहाड़ सुनाई देती, अरे बहू थोड़ी सी बढ़िया उतार ले, खूब कड़ी धूप है, या थोड़ा सा आम का अचार बना ले। उन्हें लगता कि बेटा एक पाई तो भेजता नहीं, कम से कम बहू से ही घर का काम करवाकर थोड़ी बहुत बचत कर ली जाए तो क्या बुराई है। इस महंगाई के ज़माने में चार चार प्राणियों को पालना कोई हंसी खेल तो था नहीं। महीने में एक दिन सुमित्रा को
छुट्टी मिलती कि वह पास ही के गांव में अपने माता पिता से मिलकर आए। उसके बच्चे इस अवसर का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते। चलते वक्त उसकी सास उसके हाथ में बस के टिकट के पैसे पकड़ाती और कहती, वापसी का किराया अपने माँ बाप से ले लेना। साल में एक बार बच्चों की स्कूल की छुट्टियों में सुमित्रा को अपने मायके जाने की अनुमति मिलती थी। वे दिन उसके लिए बड़ी खुशी के होते। गांव की खुली हवा में वह अपने बच्चों समेत खूब मौज मस्ती करती। अपने बच्चों के साथ वह खुद भी बच्चा बन जाती। वह घर के एक काम को हाथ न लगाती। बात बात पर ठुनकती। थाली में अपनी पसंद का खाना ना देखकर रूठ जाती। उसके माँ बाप उसकी मजबूरियों को जानते थे। उसकी तकलीफ़ का उन्हें अंदाज़ा था। वे उसका मान मुनहार करते, यथासाध्य उसकी मदद करते। चलते वक्त उसके और बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवा देते। सुमित्रा को भेंट में एक आध छोटा मोटा गहना गढ़वा देते। जब वह माँ बाप की दी हुई वस्तुएं अपनी सास को दिखाती तो वे अपना मुंह सिकोड़ कर कहती, बस इतना सा ही दिया तुम्हारे माँ बाप ने। यह ज़रा सी मिठाई तो एक ही दिन में चट कर जाएंगे ये बच्चे। और ये साड़ी लगती तो नहीं कि असली जरी की है। और यह गहना महारानी, यह मेरी बेटी को न दिखाना, वरना वह मेरे पीछे पड़ जाएगी कि उसे भी मैं ऐसा ही हार बनवा दूं, और वह मेरे बस का नहीं है। सुमित्रा को लाचारी से अपना हार बक्से में बंद करके रखना पड़ता और बातें वह बर्दाश्त कर लेती थी। पर जब खाने पीने की बारे में उसकी सास तरफदारी करती तो उसके आंसू बरस बस निकल आते। घर में जब भी कोई अच्छी चीज़ बनती तो पहले ससुर और बेटों के हिस्से में आती, फिर बच्चों को मिलती। कभी कभी ऐसा भी होता कि मिठाई या अन्य पकवान ख़त्म हो जाता और सुमित्रा के बच्चे निहारते रह जाते, उन्हें कुछ न मिलता। सुमित्रा के मायके से कभी भूला भटका कोई सगा संबंधी आ जाता तो उसे कोई पानी तक को ना पूछता, और यह बात उसे बहुत अखरती थी। ज्योति माँ बाप की लाडली नाजों से पली थी। वह बात बात पर बिगड़ती, रूठ जाती, अपने मन मानी ना होने पर भूख हड़ताल कर देती। एक बार सुमित्रा बुखार में तप रही थी। उसे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। कमरे में दिन भर पड़े रहने पर भी किसी ने उसका हाल एक जानने की कोशिश तक न की थी। जब उससे रहा ना गया तो वह धीरे धीरे चलकर रसोई तक आई। माँ जी, उसने कहा, एक गिलास दूध मिलेगा क्या? मुझसे अब खड़ा भी नहीं रहा जाता। दूध? सास ने मुंह बिचका कर कहा, अरे बहू, यहाँ दूध अंजन लगाने तक को मिलता नहीं। तुम गिलास भर दूध की फरमाइश कर रही हो। कहो तो थोड़ी कड़क चाय बना दूं? नहीं, रहने दीजिए। उसके माता पिता को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने आग्रह करके उसके घर एक गाय भेज दी। अरे बाप रे, यह क्या बहू, इस गाय का सानी पानी कौन करेगा? इस उम्र में मुझसे ये सब ना होगा। आप चिंता ना करें माँ जी, मैं सब कर लूँगी। ठीक है, जो करना हो करो, लेकिन एक बात बताई देती हूँ कि घर में गाय आई है तो दूध सभी को मिलेगा। यह नहीं हो सकता कि तुम दूध सिर्फ अपने बच्चों के लिए बचा कर रखो। ठीक है माँ जी। सुमित्रा ने बेमन से सिर हिलाया। घर के काम के अलावा गाय की सानी पानी करके वह बुरी तरह थक जाती थी, पर और कोई इलाज भी तो ना था। दिन गिनते गिनते वह घड़ी भी आ पहुंची जब उसका पति रजनीश लंदन से वापस लौट आया। आते ही उसकी नियुक्ति मुंबई के एक बड़े अस्पताल में हो गई और वह अपने परिवार को लेकर चला गया। कुछ साल सुमित्रा के बहुत सुख से बीते। समय मानो पंख लगाकर उड़ चला। बच्चे बड़े हो गए। बड़ी दो बेटियों की शादी हो गई। बेटे ने वकालत की पढ़ाई कर ली और उसकी प्रैक्टिस चल निकली।
एक दिन दिल की धड़कन रुक जाने से अचानक रजनीश का देहांत हो गया। सुमित्रा पर फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। धीरे धीरे वह अपने दुख से उभरी। उसने फिर से अपना उजड़ा घोंसला समेटा। अब घर में केवल वह और उसका बेटा कुणाल रह गए थे। सुमित्रा उसके पीछे पड़ी कि वह शादी कर ले। अकेला घर भाएं भाएं करता है। तेरा घर बस जाएगा तो मैं अपने पोते पोतियों से दिल बहला सकूंगी। क्यों माँ, हम दोनों ही भले हैं, किसी और की क्या ज़रूरत है। अपने दिन मज़े से कट रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। समाज का नियम है तो मानना ही पड़ेगा। सही समय पर तेरी शादी होनी ज़रूरी है, नहीं तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। और मुझे भी तो बुढ़ापे में थोड़ा आराम की ज़रूरत है। तेरी पत्नी आकर अपनी गृहस्थी संभाल लेगी तो मैं चैन से जी सकूंगी। कुणाल थोड़े दिन टालता रहा, पर जब शहर के एक अमीर खानदान की बेटी ज्योति का रिश्ता आया तो वह मना नहीं कर सका। जब उसने ज्योति को देखा तो देखता ही रह गया। अपार धनराशि के साथ इतना अच्छा रूप मानो सोने पे सुहागा। सुमित्रा ने जरा आपत्ति की। शादी हमेशा बराबर वालों में ही ठीक होती है। वे लोग बहुत पैसे वाले हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।